Good morning, students. Welcome to Study from Home. And today we are going to hopefully finish up the chapters. Finish up the chapter that we were continuing from the last 5 to 6 videos, nature and scope of business. In the last video, we discussed about the element of risk and the business objectives. Business objectives we classified in three types: social objectives, personal objectives, and what and इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, हमने सोशल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया. नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है? मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स देयर वर्कफोर्स. देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फर्म के लिए. अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स आपसे हैप्पी है तो डेफिनेटली आप बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. और ह्यूमन रिसोर्स को हैप्पी करने के लिए बिजनेस को ये चीज़ अपने ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल नोट डाउन करनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि उनका ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान रखा जाए. Human or individual objectives are related to employees of the organization. Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. To get maximum from employees and to keep employees motivated. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को का मन लगाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मीन्स एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए बिजनेस को ये ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल फॉलो करने चाहिए. अभी क्या क्या हो सकते हैं? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन. ठीक है. यानी कि अपने वर्कर्स को अच्छी से अच्छी वर्किंग कंडीशंस अवेल कराएं, उनको एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काम कराएं जिससे कि फटिग उनको फील ही नहीं हो. 8 घंटे काम करें लेकिन उनको लगे ही नहीं कि हम काम करने आ रहे हैं. उनको ये लगे कि जस्ट काम हंसते खेलते निकल जाए. बिकॉज काम करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपका वर्कर खुश रह के काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी आपके बिजनेस के लिए. ठीक है. एंड उसका आउटकम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा आपके बिजनेस को. उसके बाद पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई. ठीक है. टाइम पे वेजेस मिलने चाहिए, इनकम टाइम पे, जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे. उसके बाद पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. उसके बाद रिकॉग्निशन हो. उसके बाद स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग और बहुत सारे पर्सनल बेनिफिट भी अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाए. अब पर्सनल बेनिफिट की बात आई है तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आया है. एग्जाम्पल ये है कि आपने कई बार दिवाली पे एक न्यूज़ सुनी है. न्यूज़ क्या है कि एक सूरत का डायमंड मर्चेंट है, वो दिवाली बोनस पे अपने एम्प्लॉयज़ को घर देता है, गाड़ियाँ देता है, फ्लैट्स देता है. वो जो फर्म है दैट इज़ पीरामल डायमंड मर्चेंट्स. एंड पीरामल डायमंड मर्चेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है. ठीक है. ऐसे एक और एग्जांपल ये है कि जब आप मार्केट में जानेंगे ना तो मार्केट में एक कहावत बहुत फेमस है. वो कहावत है, इन्वेस्ट इन रिलायंस एंड वर्क फॉर टाटा. रिलायंस अपने एम्प्लॉय का कभी नुकसान, अपने इन्वेस्टर का कभी नुकसान नहीं होने देगा. और टाटा अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी वर्किंग फैसिलिटी देता है जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की होती है. तो टाटा के एम्प्लॉय बहुत खुश रहते हैं. तो ये थे आपके ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? सबसे बड़ी बात होती है इनका इम्प्लीमेंटेशन देखना. वो हम देखेंगे केस स्टडीज में. जब मैं आपको केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए दूंगा, केस स्टडीज में आप देखेंगे इनका इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. अभी के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे. अब एक चीज हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था. ठीक है. अब प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. तो ये आपका काम क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल में. बिकॉज आपके बिजनेस को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए. एंड उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसे होगी आपकी? प्रॉफिट से, मनी से. ठीक है. तो सर्वाइवल के लिए चाहिए आपको. उसके बाद अपने बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए. यानी कि प्रॉफिट आपके बिजनेस की सर्वाइवल में भी हेल्प करता है और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में भी हेल्प करता है. लेकिन यहीं पे ना मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स स्टडी किए थे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन अर्निंग प्रॉफिट बी सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? क्या केवल प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं. ओनली अर्निंग प्रॉफिट कैन नेवर बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं.
अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, सोशल ऑब्जेक्टिव, लीगल एनवायरनमेंट के बाहर जाके काम नहीं करना, ठीक है। अब बिजनेस में टाइम टू टाइम इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करना, नए नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना, मार्केट में बहुत लंबे समय तक टिके रहना, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना। तो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि प्रॉफिट से ऊपर आते हैं। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, आपकी कंडीशन मार्केट में बेटर है, तब जाके इन 4-5 ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपका प्रॉफिट डिफाइन होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं कि क्या है प्रॉफिट का रोल, ये आप पढ़ेंगे अपने आप से बुक में, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद है हमारा ये सिंबल ऑफ, ये रीड करेंगे एक बार। रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी ऑन इंडेक्स परफॉर्मेंस, यानी आपके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। आपके गुडविल को बनाने में प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसमें आएंगे, एक बार रीड कीजिएगा इनको। अब इसके बाद जो चीज़ जो हमें सबसे फोकस पॉइंट है केस स्टडीज़ के लिए या क्वेरीज के लिए, वो होगी आपकी क्या, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। मैंने जब आपको कॉमर्स पढ़ाया था, कॉमर्स क्या बताया था, कॉमर्स क्या है, कॉमर्स बताया था मैंने, कॉमर्स को डिफाइन किया था मैंने एज अ लिंक बिटवीन व्हाट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का जो लिंक है, यही होता है आपका कॉमर्स। और अभी आपके सामने मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। कॉमर्स देखिए, बिजनेस में, ट्रेडिंग में, बाइंग एंड सेलिंग में, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ प्रॉब्लम कैसे, अपनी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहीं पे प्लांट लगा के बैठे हैं, हमें क्या करना है, अपने माल को कस्टमर तक पहुंचाना है, हमें उसका ऑर्डर लेना है, हमें अपनी कोल्ड ड्रिंक को ऐसी जगह स्टोर भी करना है जहाँ पे हमारी कोल्ड ड्रिंक क्या हो, खराब नहीं हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे हिंड्रेंसेस को ख़त्म करने का काम करता है कॉमर्स, ठीक है। मार्केट प्रोवाइड करने का काम करता है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या क्या करता है, कॉमर्स के फंक्शन क्या क्या हैं, ये एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ एक एक फंक्शन को मैं एलैबोरेट करूंगा। पहला जो फंक्शन है क्या है, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कि आपके बिजनेस को कस्टमर प्रोवाइड कराना, आपके बिजनेस को कस्टमर प्रोवाइड कराना। बिकॉज कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के अंदर जो हमने 8 to कॉमर्स पढ़े थे उसमें एडवर्टाइजिंग भी था, एंड एडवर्टाइजिंग आपके बिजनेस को बहुत अच्छा मार्केट अवेल कराते हैं। तो कॉमर्स की हेल्प से आपको क्या मिलते हैं, आपको कस्टमर्स मिलते हैं, और ये कस्टमर्स आपके बिजनेस को एक बहुत अच्छा मार्केट अवेल कराते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका प्लेस की जो हर्डल है, उस हर्डल को ख़त्म करता है। यानी कि आपका जो गुड है वो मूवेबल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। पहला, कॉमर्स इज गिविंग द एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी, जिससे आपका हिंड्रेंस ऑफ पर्सन खत्म हो रहा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है हिंड्रेंस का मतलब। हिंड्रेंस टर्म का मतलब होता है हर्डल, बाधा, रुकावट, ऑब्स्टेकल, ठीक है। यानी कि कॉमर्स की वजह से आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस खत्म होता है। उसके बाद हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब है कि स्टोरेज फैसिलिटीज। कॉमर्स में आपका वेयर हाउसिंग सर्विसेज आती हैं, एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज आपके जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, टाइम की जो प्रॉब्लम है कि अगर टाइम पे चीज़ें अगर कस्टमर तक नहीं पहुंची तो वो ख़राब हो जाएंगी। जैसे अब अमूल का मिल्क आता है, ठीक है, वो जब मिल्क काउज एंड बफेलो से लिया गया होगा, उसके बाद वो हमारे पास तक आया, अगर वो दूध सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से उसको रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में लाया जाता है और उसको रेफ्रिजरेटेड स्टोर्स में ही स्टोर करके रखा जाता है। तो इस कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स के अंदर हम उन सारी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं जो बिजनेस की हेल्प करते हैं। यानी कि हम अल्टीमेटली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का यूज समझ रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, वेयर हाउसिंग इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम,
ठीक है। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आपको पहले पता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, एंड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि मनी नहीं थी, लोग उत्पीड़न तरीके से डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की प्रॉब्लम खड़ी रहती थी और लोग गलत तरीके से एक्सचेंज किया करते थे। लेकिन मनी इंट्रोडक्शन के बाद अब काम इतना आसान हो गया है, आप पैसा दो उसके इक्वल में एंड आपको वो पर्टिकुलर गुड अवेल हो जाएगी उस पर्टिकुलर मनी वैल्यू पे, ठीक है। तो ये भी आपका कॉमर्स का पार्ट है। उसके बाद हिंड्रेंस ऑफ रिस्क यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कॉमर्स क्या कर सकता है? कॉमर्स का एक पार्ट और था जो हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़े थे, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग है उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी और थी, वो थी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करती है? आपके लॉस को मिनिमाइज करने का काम करती है। इंश्योरेंस आर द सर्विसेज विच वर्क फॉर टू मिनिमाइज योर लॉसेस। आपके लॉस को मिनिमाइज करने का काम करती है इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंश्योरेंस की वजह से यू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। थर्ड लास्ट पॉइंट क्या था? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज में आपका एडवर्टाइजिंग भी आ सकता है एंड कम्युनिकेशन भी आ सकता है। कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं नॉलेज की हिंड्रेंस को रिमूव करने में, बिकॉज कम्युनिकेशन होता है तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ता है एंड आपको लोगों की रिक्वायरमेंट के बारे में पता पड़ता है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लोगों को आपके रिक्वायरमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा? आप इंडिया में बैठे बैठे अमेजोन से यूएस से कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या करवा सकते हैं? इंपोर्ट करवा सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होता, इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं होता, तो सोचिए कितना मुश्किल होता आप लोगों के लिए काम करना, आपको बिजनेस में सेटअप करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, एंड ये लास्ट टॉपिक क्या है? What are the points when one will have to take care of before beginning of the business? ठीक है, यानी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो किस किस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं किसी बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले। सबसे पहला है क्या? सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की लाइन को सिलेक्ट करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, किन टर्म्स में आपकी डीलिंग होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। क्या? डिसाइड नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अपने इन्वेस्टमेंट एंड अपनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप बिजनेस किस चीज़ का शुरू करेंगे। सीधी सीधी भाषा में बात यह है। उसके बाद साइज ऑफ द फर्म, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस फर्म का क्या साइज रहेगा, कितने बड़े लेवल पे आप उसको खोल रहे हैं। एक छोटी सी रेड़ी पे, छोटी सी ढकेल पे लगाने वाला बिजनेस भी बिजनेसमैन है, बड़े से बड़े कंपनी में एसी में बैठने वाला पर्सन भी बिजनेसमैन है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसे ओपन करना चाहते हैं एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ रिस्क, एज पर द बेरिंग एबिलिटी ऑफ रिस्क, कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, चूज ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। आप ओनरशिप किस तरह की रखेंगे? आप पार्टनर बनाएंगे, आप कंपनी बनाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये हम आगे स्टडी करेंगे। आगे वाला चैप्टर पूरा इसी फॉर्म ऑफ ओनरशिप के ऊपर है पूरा का पूरा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, आपके बिजनेस एंटरप्राइज की लोकेशन क्या रहेगी, बिकॉज लोकेशन बहुत मैटर करती है। जंगल में आप दुकान खोलो कुछ नहीं मिलेगा, बाकी बारी पर दुकान खोलो पूरा 7 पुश्ते बैठ के चांदी काटेंगी। तो लोकेशन तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोकेशन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, इस तरह की लोकेशन हो कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से मिल जाए। आप कभी देखो कि जितनी भी शुगर मिल होती है ना, वो हमेशा ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे खेत वगैरह पास होते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो लोकेशन एक बहुत मेजर फैक्टर है एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
उसके बाद फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, यानी कि अपने बिजनेस को फाइनेंस अवेल कराना, कि आप फाइनेंस किस तरह से लेंगे, अपनी जेब से डालेंगे, बैंक से लोन लेंगे। फाइनेंस अवेल कराना यानी इन्वेस्टमेंट देना भी एक बहुत बड़ा सिर का दर्द होता है, जो आपको सोचना पड़ता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ? फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब हो गया मशीन एंड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, सपोर्टिंग सर्विसेज, यानी आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कि आप मशीनरी कहाँ से लाएंगे, आप प्लांट कैसे सेटअप करेंगे, बिल्डिंग कहाँ होगी, बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या होगा। उसके बाद बनेगा प्लांट लेआउट, ठीक है। प्लांट लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑल दोज फैसिलिटीज़, कि इन फैसिलिटीज़ को किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे, ठीक है। कि इस तरह से प्लांट बनाऊंगा, यहाँ पे पैकेजिंग फैसिलिटी होगी, यहाँ पे स्टोरिंग फैसिलिटी होगी, यहाँ पे वर्कर्स की रेस्ट फैसिलिटी होगी, यहाँ मेरा ऑफिस होगा। ये सारी चीज़ें भी, ये सब प्लांट लेआउट का पार्ट होता है। उसके बाद ये सब काम कर लो, अंदर के काम करने के बाद आपको चाहिए कंपेटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। देखिए दो टर्म है, कंपेटेंट एंड कमिटेड, इनका मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपेटेंट एंड कमिटेड का मतलब क्या है। कंपेटेंट का मतलब है मीन्स ऐसे वर्कर जो कि कॉम्पिटिटिव हों, यानी कि जो नई नई चीज़ें सीखें, मार्केट में कंपटीशन के अकॉर्डिंग चल सकें। लकीर के फ़कीर आदमी नहीं चाहिए होते बिजनेस में, तो टाइमली अपने को चेंज कर सकें, ठीक है। और जो आपके वर्क के लिए कमिटेड रहें, यानी कि ऑनेस्ट, लॉयल एंड स्मार्ट वर्कर आपको चाहिए होता है अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को पॉजिटिव आउटकम देने के लिए। एंड इतना सब आप कर लें तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हुई हैं, तो आप गवर्नमेंट से बाहर जाकर तो कुछ काम कर नहीं सकते, तो आपको उसके बाद करनी पड़ती है क्या? टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग भी एक मेजर टास्क है व्हेन यू सिलेक्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। कितने टैक्स लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब टैक्स प्लानिंग कौन करता है? टैक्स प्लानिंग या तो करेगा आपका सीए या फिर आपका टैक्स लॉयर, ठीक है। तो ये भी प्लान करना पड़ता है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट को, अपने सारे के सारे डेबिट एंड क्रेडिट को शेयर करना पड़ता है, ये भी एक पार्ट है। उसके बाद लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, उसके बाद यानी कि आपने फर्म का साइज सोच लिया, आपने फर्म के बारे में सोच लिया कि आप किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपने लोकेशन सोच ली, आपने फाइनेंसिंग कर ली, आपने प्लांट ऑर्गेनाइज कर लिया, प्लांट लेआउट भी बना लिया, उसके बाद आपने वर्कफोर्स भी अरेंज कर लिया, आपने टैक्स के बारे में भी सारी प्लानिंग कर ली। अब आप करेंगे एक सही टाइम देख के, आप अपने एंटरप्राइज को या आप अपने प्रपोजिशन को लॉन्च करेंगे, आप अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब इस चैप्टर में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज को, कोई कॉमन क्वेरी है तो मुझे मैसेज कर दीजिए। माय नंबर इज 7895581198 और यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, जहाँ से मैं कॉमन क्वेरीज को लेकर के एक वीडियो बना दूंगा एंड आपकी क्वेरीज को भी एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा जस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इन चीज़ों का। जस्ट अपने घर से देखिए, आपके फादर का बिजनेस देखिए, अपने आसपास किसान को देखिए, अपने स्कूल को देखिए, ये सारे के सारे बिजनेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने पहले पढ़ा नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे सामने नहीं है, कुछ नया आया हो या कुछ नई चीज़ जो हमको नहीं पता हो। साइंस में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे साथ हो रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे एंड क्वेरीज को जरूर पूछेंगे। क्वेरीज पूछेंगे तो डेफिनेटली आई गॉट टू नो व्हाट आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।